वेलकम टू सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। और आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, दैट इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में चेंज आया है। पहले आईबीपीएस पीओ मेंस में आपका एसेज और लेटर्स आया करते थे, बट अब आपके आईबीपीएस पीओ मेंस में डिस्क्रिप्टिव में एसे के साथ आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा। तो एक बार डिस्कस करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है। तो बेसिकली इसमें आपको क्या दिया जाएगा बेटा, आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज के बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जहां तक उम्मीद है कि पहली बार पेपर हुआ नहीं है, जहां तक उम्मीद है कि हर क्वेश्चन का 2 नंबर का होगा, तो इन टोटल 10 मार्क्स का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए। 15 मार्क्स का आपका ऐसे हो गया और 10 मार्क्स का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब डिफरेंस क्या है इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर में प्री और मेंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, वहां पे आपको 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा सही है, या कभी-कभी 5 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होता है कौन सा सही है। यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन का आंसर टाइप करना होगा। मतलब ये जो पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा वो सब्जेक्टिव आएगा। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, आपको उसका आंसर टाइप करना है। क्लियर है ये चीज सभी को? कितने वर्ड्स का टाइप करना होगा, मान के चलो कि हर आंसर आपका वैसा को वर्ड में बना दी जाएगी 50 वर्ड्स का लगभग लिखना होगा, तो लगभग 4 से 5 लाइन का हमें हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की स्ट्रैटेजी क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं। क्या सबको विजिबल ऑडिबल हूं मैं? यस। चल अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो जब भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे और क्वेश्चंस को यहाँ पे स्किम नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रीड करेंगे। वी विल रीड द क्वेश्चंस। उसके बाद हम पैसेज को भी स्किम नहीं करेंगे, यहाँ पे स्किम का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे पैसेज को भी आप रीड करोगे और जैसे जैसे पैसेज को आप रीड करोगे पूरा पूरा, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस का आंसर देना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करने हैं, फिर उसके बाद आपको पैसेज रीड करना है और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंटर ये है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर पैसेज में मिलेगा, तो एक तरीके से यहाँ पे ढूंढो वाला कॉम्पिटिशन चलेगा कि क्या आप उस आंसर को ढूंढ पा रहे हो या नहीं ढूंढ पा रहे हो। आपने उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया, पैसेज में ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप जब उसको अपने आंसर में लिखोगे तो आप सेम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप उसको रिफ्रेम करके लिखोगे। मतलब आप उस लैंग्वेज को चेंज करोगे जो पैसेज में लिखी हुई थी, सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है, सेम टू सेम कॉपी करके लिख दोगे तो मार्क्स कट जाएगा। तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर आपको आपके पैसेज में मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्टली उस आंसर को नहीं लिखना है, आपको उसको रिफ्रेम करना है, लैंग्वेज चेंज करनी है और अपनी भाषा में लिखना है। तो एक बार ना एग्जांपल से करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से हमें करनी है। तो क्या सभी को पहला आंसर दिख रहा है स्क्रीन पे? फर्स्ट आंसर विजिबल है सभी को? चल अब हम सबसे पहले हमें क्या बोला, सबसे पहला स्टेप है क्वेश्चंस को रीड करना। तो हम सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं, किस तरीके से फोकस जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वो चेंज हुआ है और कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो ये चेंज लेके आए हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा कि किस तरीके से फोकस चेंज हुआ है और कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो ये चेंज लेके आए हैं, ठीक है। फिर मैंने अगला क्वेश्चन पढ़ा, एग्जांपल्स दो पुराने इंसिडेंट्स के जहां पे रिजल्ट देखने को मिला है फेलियर का, एथिक्स फेल हो गए तो क्या रिजल्ट हो उसके एग्जांपल्स दो, ठीक है। तीसरा, चलो घोटाला तो बच जाएगा और भी क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे अगर हम एथिकल फ्रेमवर्क्स को कॉर्पोरेशन में लगाते हैं, कॉर्पोरेशन एथिक्स के हिसाब से चलती है, वैल्यूज के हिसाब से चलती है, ऑनेस्टी से चलती है, तो घोटाले से बचेंगे बचेंगे और क्या फायदे होंगे। अगला, किस तरीके से अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स कौन होते हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, वो कॉर्पोरेशन को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप एथिकल बने हो, आप गलत काम मत करो। आखिरी क्वेश्चन, कौन-कौन से मैकेनिज्म्स हैं, कौन-कौन से प्रेशर्स हैं जो कॉर्पोरेशंस को एनकरेज कर रहे हैं कि आप एथिकल बनो। तो हमने सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को पढ़ा, तो हमको ऐसा समझ में आया कि कॉर्पोरेशंस जो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेशंस हैं, उनको एथिकल बनाने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उनको एथिकल बनाने की बात हो रही है कि वो कह रहे हैं जो सही एथिकल मतलब क्या होता है कि आप गलत काम नहीं कर रहे, आप सही काम कर रहे हो, आप वैल्यूज के हिसाब से काम कर रहे हो। तो कंपनीज को एथिकल कैसे बनाया जाए उसकी बातें हो रही है। एक जगह पूछा गया है कि एथिकल कंपनीज बन जाएंगी तो घोटाले से तो बचेंगी और क्या फायदे होंगे। दूसरी जगह पूछा गया है कौन-कौन सी चीजें हैं जो एनकरेज कर रही है कंपनीज को कि आप एथिकल बनो। तीसरी जगह पूछा गया है और क्या पूछा गया है कि एग्जांपल्स बताओ, आखिर में क्या-क्या एग्जांपल्स लिए हैं इस बात को प्रूव करने के लिए। चौथा पूछा गया किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं आजकल की कंपनीज में। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं। अब हमने ये चीज पढ़ ली, अब हम किस पर आएंगे, अब हम पैसेज पे आएंगे। पहले बताओ स्टेप नंबर 1 सभी को क्लियर है? बेटा आपकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम होनी चाहिए, 30 WPM, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब पैसेज पर आए, चलो तो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, अब हम पैसेज में आते हैं। तो पहले मैं आपको पैसेज समझाती हूँ, पहले पैसेज समझना है फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। इन द कंटेम्परेरी ग्लोबल इकोनॉमी, जो मॉडर्न इकोनॉमी चल रही है, उसमें जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जिस तरीके से कंपनीज चल रही हैं, वो बदल गई हैं। पहले उनका फोकस होता था शेयर होल्डर की वैल्यू पे, अब वो क्या अपना रही है, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, बहुत सारे एथिकल इंपैरेटिव्स, मतलब एथिकल बनती जा रही है। पहले कंपनीज का फोकस होता था कि सिर्फ शेयर होल्डर को पैसे कमा के दे दो, लेकिन आज के टाइम पे कंपनीज का फोकस क्या है, कंपनी का फोकस है कि एथिक्स में फॉलो करो। मार्केट कनेक्टेड होती जा रही है, पब्लिक अवेयर होती जा रही है कि क्या सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, तो इस सब की वजह से एथिकल होना, सही होना आगे आ गया है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के। तो कंपनीज क्या होती जा रही है, कंपनीज एथिकल होती जा रही है। तो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि कंपनीज एथिकल होती जा रही हैं। पहले वो शेयर होल्डर को पैसा दिलाने में पूरा फोकस रखती थी, लेकिन आज के टाइम पे वो एथिकल हो गई हैं। और एथिकल क्यों हुई है, क्योंकि मार्केट इतनी कनेक्टेड है, पब्लिक में जागरूकता बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से एथिक्स सबसे सामने आ गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फोकस कैसे चेंज हुआ है और क्या-क्या फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस चीज को कंट्रीब्यूट किया है। तो चेंज कैसे हुआ, पहले क्वेश्चन आंसर कीवर्ड्स में दो, फिर उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फोकस चेंज कैसे हुआ है, तो पहले वो शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करती थी, पहले वो क्या करती थी, शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करती थी, लेकिन अब क्या कर रही है, अब वो एथिकल हो गई है। तो चेंज तो ऐसे हुआ है। और दूसरी चीज क्या थी, कौन-कौन से फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, तो फैक्टर्स क्या लिखे हुए थे, एक लिखा हुआ था कि मार्केट इंटरकनेक्टेड हो गई है, एक फैक्टर ये था, दूसरा फैक्टर क्या लिखा हुआ था कि पब्लिक अवेयरनेस हो गई है, सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके, इसकी वजह से ये हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर मिल गया, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर मिल गया सभी को। अब इसी को लिखना स्टार्ट कर दो। अब इसी को क्या करना है, अब इसी को इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर देना है। तो हमने कैसे लिखना स्टार्ट किया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ गई है, पहले सिर्फ शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करते थे, अब क्या आ गया है, एथिकल, अब एथिकल हो गई है। देखा कैसे इवॉल्व हुई है। अच्छा अब इवॉल्व कैसे हुई है, ग्लोबल मार्केट इंटरकनेक्टेडनेस, दुनिया भर की मार्केट कनेक्ट हो गई है और पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आ गई है एनवायरमेंट और सोशल इश्यूज को लेके। तो देखो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखा है वो यही लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा था, बस इसको अपने शब्दों में लिख दिया है। कितनों को बात समझ में आई कि पैसेज में आपको आंसर डायरेक्टली मिलेगा, बस आपको क्या करना है, बस आपको इसको अपने शब्दों में लिख देना है। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बात लिखी हुई थी उसको अपने शब्दों में लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को भी? चल अगली बात, कितने वर्ड्स हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 30 वर्ड हो चुके हैं। और मुझे मान लो एक वर्ड में दी गई है, मुझे 50 वर्ड्स पर लिखना है। ये बहुत नॉर्मल सी वर्ड में होती है कि मुझे 50 वर्ड्स पर लिखना है, तो मुझे आगे लिखना पड़ेगा। अब आगे चलो आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़े-बड़े घोटाले हुए जैसे कि एनरॉन पॉलिसी घोटाले का नाम है, 2000 में हुआ और भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं जहां पे डेटा प्राइवेसी को ब्रीच किया गया बड़ी-बड़ी कंपनीज में। ये अंडरस्कोर करते हैं कि कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इन एथिकल लैप्सेस का, मतलब एथिकल नहीं रहेंगी कंपनीज को कितना नुकसान होगा, इसलिए कंपनी को जरूरत है एथिकल होने की। तो चलो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली चीज को रिफ्रेम करते हैं कि बहुत बड़े-बड़े घोटाले हुए, इनकी वजह से कंपनीज को एथिकल बनना पड़ रहा है। चलो बहुत बड़े-बड़े घोटाले हुए, इन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जैसे कि एनरॉन कोलैप्स हुआ, अभी डेटा प्राइवेसी भी छीन ली गई। तो ये बताता है कि किस तरीके से लोग अपना प्रॉफिट पहले रख रहे हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इससे पब्लिक का विश्वास खत्म होता जा रहा है, इसकी वजह से बहुत पैसों की पेनल्टी लग रही है, नुकसान हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स मैंने लिखे हैं, ये अब बता रहे हैं कि एथिकल कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है सक्सेस के लिए। ये हमने ज्यादा पढ़ा लिखा है, जैसे कि आपको कंटेंट ज्यादा मिले, हमें बेसिकली 50 वर्ड्स लिखने हैं। अब ये मैंने आपको एग्जैक्ट आंसर बता दिया, ये मैंने आंसर लिखा है, वो साथ में लिखते हैं आंसर, ठीक है। उसी क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर साथ में लिखने इजी लगता है। पहले मुझे बताओ फोकस कैसे शिफ्ट हुआ, जो बच्चे कह रहे हैं हम कैसे खुद से कैसे लिखेंगे, अब उनको मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, खुद से लिखेंगे। जस्ट वन सेकंड, लेट मी हैव सम वाटर।
जितनी सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे, जितने छोटे सेंटेंस लिखोगे उतना अच्छा है। तो क्वेश्चन क्या था? अब ध्यान से समझना, फोकस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इवॉल्व। तो लिखना स्टार्ट करो इसी से, यही वाली लाइन कॉपी करो। द फोकस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज इवॉल्व फ्रॉम बीइंग, अब आगे लिखना है कॉर्पोरेट फोकस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो फोकस है वो इवॉल्व हुआ है। अब कहां से? अब इसका जवाब देना है। जवाब में क्या था? पहले इसका ट्रेडिशनल फोकस था शेयर होल्डर वैल्यू पे, अब आ गया एथिकल इम्पेरेटिव्स। तो यही से लिखो, फ्रॉम बीइंग, बीइंग हटाते हैं, फ्रॉम बीइंग एन एंटिटी व्हिच, तो मुझे इसको इसी से लिखना है, इससे मुझे ग्रामर भी करनी पड़ेगी ना। इसको ऐसे करते हैं, ग्रामर नहीं सही बैठी, अगर मैं लाइन से स्टार्ट करती हूँ तो ग्रामर सही नहीं बैठी, तो इसको ऐसे हम कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में क्या था? इनिशियली कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाज फोकस्ड ऑन, किस पर फोकस थी? मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर। पहले फोकस था उनका कि शेयर होल्डर की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए, बट नाउ इट इज फोकसिंग अपॉन द एथिकल इम्पेरेटिव्स। दिस इज हाउ द फोकस हैज चेंज्ड। छोटे छोटे इजी सेंटेंसेस, पहले मुझे पता चला आपका क्वेश्चन आंसर समझ में आया। तो इनिशियली जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस थी वो फोकस कर रही थी कि शेयर होल्डर की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए, लेकिन अब इसका फोकस किसके ऊपर है? एथिकल इम्पेरेटिव्स के ऊपर, इम्पेरेटिव्स इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर है, और इसी तरीके से फोकस चेंज हुआ है। क्लियर? चलो अब अगले आते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिसने इस चेंज को कंट्रीब्यूट किया? तो कंट्रीब्यूट करने वाले कौन से फैक्टर्स थे? ये दोनों वाले। तो अब दूसरे पार्ट का आंसर देंगे कि किन फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। तो दूसरे पार्ट का आंसर देना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को रिमूव कर देती हूं। हां, फैक्टर्स व्हिच हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस चेंज आर, बिल्कुल क्वेश्चन से आंसर लिखो, क्वेश्चन से आंसर लिखने की कोशिश करो हमेशा। तो फैक्टर्स व्हिच हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस चेंज आर, कौन से फैक्टर्स थे? पहला फैक्टर था इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द मार्केट, एंड दूसरा कौन सा था? एंड इंक्रीज इन पब्लिक अवेयरनेस। अच्छा, पब्लिक अवेयरनेस में इंक्रीज हो किस इश्यूज के था? रिगार्डिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो मैं रिगार्डिंग वर्ड में लिखा, मैंने रिलेटेड वर्ड दिया, रिलेटेड टू एनवायरमेंटल एंड सोशल। तो मैंने दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दिया कि वो फैक्टर्स जिन्होंने चेंज को कंट्रीब्यूट किया है वो क्या-क्या है? मार्केट की इंटरकनेक्टेडनेस और पब्लिक अवेयरनेस में जो बढ़ोतरी हुई है, जो किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज से रिलेटेड है। मुझे 50 वर्ड्स नहीं, काउंट करना 50 वर्ड्स नहीं हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 ओह 47 वर्ड्स मोर सफिशिएंट है, और यहां का आंसर आ गया। क्लियर? सभी को कैसे किया हमने? फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्लियर कैसे लिखा? चलो अब अगला क्वेश्चन का, तो आगे पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़े-बड़े घोटाले हुए, जैसे कि एनरॉन कोलैप्स हुआ अर्ली 2000s में, या फिर अभी-अभी जो रिसेंट कंट्रोवर्सीज हुई हैं जहां पे डेटा प्राइवेसी का ब्रीच किया बड़ी-बड़ी कंपनीज में, ये बताती हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है अगर एथिक्स नहीं फॉलो होते हैं। तो ये इवेंट्स हाईलाइट करते हैं कि किस तरीके से इंसान जब प्रॉफिट के पीछे भागता है, वो मॉडल ही सही नहीं होता है, तो इससे पब्लिक का विश्वास नहीं चला जाता है, बहुत बड़ी-बड़ी पेनल्टीज लगती हैं, मल्टी बिलियन डॉलर के फाइन लगा देते हैं रेगुलेटरी बॉडीज ने उनके ऊपर, और ये दर्द देते हैं, ऐसा दर्द देते हैं रेपुटेशन को, कभी सही नहीं हो सकता। तो अगला क्वेश्चन क्या था? एग्जांपल्स बताने थे। एग्जांपल्स बताओ, एग्जांपल्स में कौन से एग्जांपल दिए ऑथर ने? एक तो एनरॉन कोलैप्स का एग्जांपल दिया है ना, कि इस कोलैप्स ने हमको बताया। दूसरा, बहुत सारी रिसेंट कंट्रोवर्सीज हुई हैं जहां पे लोगों का डेटा ले लिया गया, इस सबसे क्या हो रहा है? पब्लिक का विश्वास खत्म हो रहा है, बिलियंस ऑफ पैसे की पेनल्टी लगा दी गई है। तो बेसिकली अब हमको कहां से कहां तक लिखना है? अब हमको यहां से लेकर यहां तक लिखना है अपनी लैंग्वेज में। कहां से लेकर कहां तक? यहां से लेकर यहां तक। चलो लिखना स्टार्ट करें खुद से। So let's try to write it. The author has given the example of Enron collapse. तो ऑथर ने हमको एनरॉन कोलैप्स का एग्जांपल दिया है। अब इस एनरॉन कोलैप्स के बारे में कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ था? Which happened in early 2000s. तो क्या लिखेंगे? Happened को took place कर देते हैं। Which took place in early 2000s. और अब आगे लिखते हैं। Which underscore को कर देते हैं highlighted. Which highlighted the negative impact of devastating consequences को मैंने क्या कर दिया? Negative impact. Which highlighted the negative impact ethical failure can put on the or put in corporate setting. तो एक पार्ट हो गया मेरा आंसर, मैंने फर्स्ट वाला एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल आपने कौन सा दिया है? दूसरा आपने एग्जांपल दिया है कि अभी रिसेंट कंट्रोवर्सीज हुई है डेटा प्राइवेसी ब्रीचेस की बड़ी-बड़ी कंपनीज में। रिपोर्ट्स ने इंडिकेट किया है कि मिलियंस ऑफ यूजर डेटा कंप्रोमाइज हुआ है। चलो आगे लिखते हैं। ये ब्यूटीफुल पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। अब मुझे दूसरी चीज ऐड करनी है, तो मैं दूसरी चीज किस वर्ड से ऐड करूंगी? मोरओवर वर्ड से। तो मैंने अगला वर्ड क्या लिखा? मोरओवर। मोरओवर रिसेंट ब्रीचेस इन, कहां हुए हैं ये ब्रीचेस? बार-बार पैसे को देखते रहना पड़ेगा आंसर लिखने के लिए। रिसेंट कंट्रोवर्सी को मैंने क्या लिखा? रिसेंट ब्रीचेस कहां पे हुए? इन टेक जायंट्स, बड़ी-बड़ी कंपनीज में हुए हैं, टेक्नोलॉजी जायंट्स में हुए हैं। कंसर्निंग, किस चीज से कंसर्निंग है ये? किस चीज के ब्रीचेस हुए हैं? डेटा प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी के ब्रीचेस हुए हैं। जहां पे क्या हुआ? वेयर, जहां पे क्या हुआ? पढ़ो, मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा कंप्रोमाइज हो गया। मतलब वेयर मिलियंस ऑफ यूजर्स डेटा, मैंने कंप्रोमाइज को लिख दिया एनक्रोच अपॉन। एनक्रोच वर्ड तो चलो अति कम हो गया, कंप्रोमाइज का वर्ड लिखना है, वॉज स्टोलन लिख सकते हैं। चलो ठीक हो गया, लीक हो गया, स्टोलन लिख सकते हैं, लीक लिख सकते हैं। चलो आगे, फिर रीसेंट टेक कंसर्निंग डेटा प्राइवेसी मिलियंस, फिर लिख दिया हाईलाइट द कॉन्सिक्वेंस। हाईलाइट लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन क्या होता है? इलस्ट्रेट लिखा होता है ना, तो इलस्ट्रेट वर्ड लिख देते हैं। क्वेश्चन से कॉपी कर लो, इलस्ट्रेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिकल फेलियर्स। अब वर्ड्स को काउंट करो, मैं यूजर्स लिखेंगे, बहुत सारे यूजर्स हैं, वर्ड्स काउंट करो 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 50 वर्ड्स। अगर 50 वर्ड्स नहीं हुए होते तो फिर से और क्या ऐड कर देते हैं? वाला पार्ट ऐड कर देते कि इस चीज से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? मल्टी-बिलियन डॉलर के फाइन्स लग रहे हैं, रेपुटेशन डैमेज हो रही है, ये लिख सकते थे, वाला पॉइंट ऐड कर सकते थे। ठीक, क्या कैसे ऐड करते? फिर से पढ़ते हैं। दीस इवेंट्स, हाईलाइट को शो कर देते, इवेंट्स को इलस्ट्रेशन कर देते, एग्जांपल्स कर देते। दीस एग्जांपल्स शो, कैसे लिखते? दीस एग्जांपल्स शो दैट, क्या एग्जांपल शो कर रही है? कि ह्यूज पेनल्टीज एंड रेपुटेशन डैमेज
कैन अकर, बहुत पेनल्टीज हो सकती हैं, रेपुटेशन डैमेज हो सकता है। कैसे? इफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सिर्फ पैसे के पीछे भागती है। फॉलोज, जब इफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यही लिखते हैं कोई वर्ड, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिटैच्ड फ्रॉम ऑल कंसीडरेशंस, तो यहाँ पे लिख देते हैं एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट फॉलो द प्रैक्टिसेस एथिकली, या फिर इज नॉट एथिकल इनफ। हो गया आंसर। पहले तो समझ में आता है कैसे लिख रहे हैं हम। एवरीवन आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कैसे लिख रहे हैं आंसर्स को? और अच्छा आंसर पढ़ लेते हैं। पैसेज में हाइलाइट किया कि क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अलग-अलग इंसिडेंट्स दिए। पहला इंसिडेंट दिया एंड्रोन कोलैप्स का, जिसने बताया कि प्रॉफिट पे करोगे तो कितना नुकसान हो जाएगा। फिर और भी ऑथर ने बताया कि जहाँ पे डेटा प्राइवेसी को ब्रीच किया गया, बड़ी-बड़ी कंपनीज में इतने सारे लोगों का डेटा कॉम्प्रोमाइज किया गया, तो इससे इतना फाइन लगा, रेपुटेशन खराब हो गई। ईजी लग रहा है सभी को? अगला देखिए, चलो ऊपर ऊपर चलते हैं। ऊपर तो नहीं, जितने वर्ड में दे रहे थे थोड़ा नीचे चलते हैं। चलो अगला आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंटली जो स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, कस्टमर्स, सप्लायर्स हैं, अब वो क्या कह रहे हैं कि कॉर्पोरेशन को ऑनेस्टी के साथ ऑपरेट करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ, जिम्मेदारी के साथ। इस बात को समझना चाहिए कि बिजनेस की सक्सेस किस चीज से लिंक होती है? एथिकल कंडक्ट। जितना एथिकल आप रहोगे उतना ही आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। चलो अब एथिकल फ्रेमवर्क आप लगाओ, चीजों को अच्छे से करो, ऑनेस्टली करो कॉर्पोरेशन के अंदर। ये सिर्फ फॉलो करने की बात नहीं, जरूरत बन चुकी है। आप क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ, एक कल्चर फॉलो करो, जहां पे कोई गलत काम हो रहा है तो इंसान आपके बारे में बता सके, और एथिकल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स लेके आओ लीडरशिप को चेक करने में। फॉर एग्जांपल कंपनी ने रिपोर्ट किया कि एम्प्लॉय का मोटिवेशन अच्छा हो गया, एम्प्लॉय बना रहा उस कंपनी में, पॉजिटिव कोरिलेशन देखा जब कॉर्पोरेट कल्चर एथिकल होता है, टर्नओवर रेट भी कम हो गया, मतलब लोग छोड़ के नहीं जा रहे, टर्नओवर रेट भी कम हो गए, 15 to 20% रेट कम होगा। तो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में बना रहता है अगर क्या होता है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन एथिकल होती है तो। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी ईएसजी क्राइटेरिया आजकल लगा रहे हैं, इतना सारा पैसा दे रहे हैं फंड्स में, जिससे कि सब लोग रिस्पांसिबल कॉर्पोरेट बिहेवियर करें। ये शिफ्ट दिखाता है कि कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी चेंज होती जा रही है। आप एथिक्स को सिर्फ ऑप्शनल नहीं मानते, इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो चैलेंज यही है कि आप परफॉर्मेटिव एथिक्स से दिखाने के लिए एथिकल मत बनाओ, जेन्युइनली एथिकल बनो। आपके कमिटमेंट ऐसे होने चाहिए जो मार्केट प्रेशर को भी झेल सके और कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट ऑपरेशन को भी झेल सके। तो पूरा पैराग्राफ ऐसे क्या कह रहा है कि क्या क्या फायदे हुए जब कंपनीज जो है एथिकल हो गई। अब अगला क्वेश्चन वही है, बताओ क्या क्या फायदे हुए और क्या क्या जरूरत है। तो क्या क्या फायदे हुए, तो सबसे पहले फायदों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मुझे पॉइंटर्स बताओ फायदों के, क्या क्या फायदे हुए थे एवरीवन कंपनीज को एथिकल होने से। तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ गया था, एम्प्लॉय का रिटेंशन बढ़ गया था, कॉर्पोरेट कल्चर और टर्नओवर रेट कम हो गए थे, फिर इन्वेस्टर्स भी पैसा दे रहे थे उन कंपनीज को जहां पे कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं। तो ये सारे फायदे हुए थे। चलो इसको लिखना स्टार्ट करें, तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग इट। पहले वाला क्वेश्चन लिखते हैं, कंपनीज में एम्प्लॉय का मोरल अच्छा हो गया, एम्प्लॉय रिटेंशन हो गया। तो हमने यहाँ पे लिखा देयर देयर आर सेवरल टैंजिबल बेनिफिट्स, तो पूरा ही कॉपी कर दिया, ऑफ इंटीग्रेटिंग रोबस्ट एथिकल फ्रेमवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे फायदे। अब एक एक करके हमने फायदों को लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहला फायदा हमें क्या मिला था, एम्प्लॉय का देयर वाज एन इंक्रीज इन, या फिर आर है प्रेजेंट ऐसे पूछे तो आंसर भी प्रेजेंट में लेंगे ना। देयर इज एन इंक्रीज इन, किस चीज में इंक्रीज हुआ? एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉय का मोरल इंक्रीज हो गया। अगला फायदा क्या हुआ देखो, एंड रिटेंशन, टर्नओवर रेट्स, टर्नओवर जो रेट्स थे वो डिक्रीज हुए बाय कितना डिक्रीज हुए? 15 to 20%, 15 to 20% व्हेन कंपनीज फॉलो एथिकल फ्रेमवर्क। तो टर्नओवर रेट्स 15 से 20% कम हो जाते हैं जब कंपनीज फॉलो करती हैं। अगला क्या था, एम्प्लॉयर इन्वेस्टर को लेकर कोई बात हो रही थी। इन्वेस्टर भी क्या कर रहे हैं, बहुत फंड्स उसी में डालते हैं जहां पे वो लोग अच्छा करते हैं। इवन इन्वेस्टर्स पुट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसे देखो फिर से इन टू एथिकली अलाइंड फंड्स, एथिकली अलाइंड फंड्स व्हिच बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच बेनिफिट द कॉर्पोरेशंस। फायदे लिख दिए सारे, फायदे लिख दिए। एम्प्लॉय का मोरल बढ़ गया, एम्प्लॉय का रिटेंशन बढ़ गया, टर्नओवर रेट कम हो गया, इन्वेस्टर्स भी बहुत पैसा डालते हैं एथिकली फंड अलाइंड फंड्स में, इससे कॉर्पोरेशन को फायदा होता है। पार्ट 1 क्लियर। चल अब पार्ट 2 क्या आया, पार्ट 2 आया कि क्या क्या नेसेसिटी है, क्या क्या जरूरत है रोबस्ट एथिकल फ्रेमवर्क को कॉर्पोरेशन में डालने की। चलो नेसेसिटी देखते हैं, जरूरत क्या है। तो व्हाट आर द नेसेसिटीज, जरूरत क्या है कि चेंज हो कॉर्पोरेट प्रायोरिटीज में। एथिकल लीडरशिप को सिर्फ एड ऑन ना माना जाए, इंपॉर्टेंट माना जाए। सिर्फ परफॉर्मेटिव एथिक्स ना हो कि परफॉर्म करने के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए एथिक्स ना हो, बल्कि कमिटमेंट होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेसेसिटीज क्या है, कॉर्पोरेशंस शुड ट्रीट, किस चीज को ट्रीट करना चाहिए, पढ़ते हैं, शुड ट्रीट किस चीज को, एथिकल गवर्नेंस एज, कैसे ट्रीट करना चाहिए, फाउंडेशनल पिलर्स की तरह, एज बेसिक पिलर्स, नॉट एज ऑप्शनल पैरामीटर्स। ऑप्शनल नहीं होना चाहिए, बेसिक फाउंडेशनल फाउंडेशनल पिलर्स होने चाहिए। अगली बात पहले साइड कर साइड में, हाँ अगली बात क्या थी, और उनको क्या करना चाहिए। अगली बात यहाँ लिखी हुई थी, दे शुड मूव बियॉन्ड परफॉर्मेटिव एथिक्स टू जेन्युइन। तो अगली बात जेन्युइनली उनको काम करना चाहिए। आ गया, एक सेकंड, हाँ दे शुड फोकस ऑन फॉलोइंग एथिकल प्रैक्टिसेस विद स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ उनको एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए। 50% ज्यादा कैसे हमने नहीं लिखा और सारे टॉपिक्स मेंशन कर दिए। क्लियर सभी को। तो फायदे क्या क्या हुए, मोरल बढ़ गया, रिटेंशन बढ़ गया, पॉजिटिव लिंक है, ऊपर से इतने सारे लोगों ने क्या किया, पैसा भी लगाया। तो एथिकल लीडरशिप गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल फंडामेंटल मानना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हाँ रादर देन शोइंग इट, तो शोइंग करना, एक्शन फॉलो करना कमिटमेंट के साथ। चलो अगला, अगला क्वेश्चन है कि किस तरीके से अलग अलग स्टेक होल्डर्स क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कॉर्पोरेशंस को कि वो और भी ज्यादा एथिकल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें। तो किस तरीके से कर रहे हैं, एक तो वो था कि कंपनीज को पैसा उन्हीं को दे रहे हैं जो एथिकल है, कंपनीज उन्हीं को खूब सारा फंड दिया जा रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ पे हमको मिला था कि फंड उन्हीं कंपनीज को दिया जा रहा है जो एथिकल है। तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स क्या कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो और ज्यादा एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करें। और कैसे कर रहे हैं, और भी पॉइंट दिया हुआ था, देख लेते हैं कि स्टेक होल्डर्स कैसे कर रहे हैं। एक पॉइंट तो ये था, इन्वेस्टर्स फंड उन्हीं को करते हैं। दूसरा क्या था, और भी कुछ मेंशन था, हाँ यहाँ पे रियल लाइन थी। स्टेक होल्डर्स इसमें एम्प्लॉइज, कस्टमर, सप्लायर्स हैं, वो सब क्या कह रहे हैं कि कॉर्पोरेशन इंटीग्रिटी के साथ ऑपरेट करें, ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑपरेट करें, अकाउंटेबिलिटी के साथ ऑपरेट करें, ये बिजनेस की सक्सेस से लिंक है। तो दो पॉइंट्स मुझे लिखने थे।
तो पहला पॉइंट मुझे ये वाला लिखना था और दूसरा पॉइंट मुझे ये इन्वेस्टर वाला लिखना था। चलो एक लिखना स्टार्ट करें। चलो सबसे पहला वाला पॉइंट लिखते हैं, वेरियस स्टेक होल्डर्स। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, इंक्लूडिंग लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं विच इंक्लूड्स, जब इसको बाद में लिखेंगे। वेरियस स्टेक होल्डर्स वांट दैट कॉर्पोरेशंस शुड वर्क विद ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मैं ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन, देखो एक चीज बताती हूँ, अभी ना आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि अभी आपने ना रीडिंग नहीं करी है। आप 20 से 25 आंसर्स पढ़ लोगे, उनके आंसर्स पढ़ लोगे तो आपको इजी लगने लग जाएगा। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन देखते हुए उस आंसर को पैसेज में ढूंढना है और उसको अपने वर्ड्स में लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। और ये आपका हैबिट बनेगा जब भर भर के आंसर्स पढ़ लोगे। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में मैंने आंसर चैप्टर ऐड कर दिया, तो उसमें आपको बहुत सारे आंसर्स दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, उनको रीड कर लो पहले। स्टार्टिंग 10 दिन रीडिंग लगाओ, रीड करने के बाद फिर उनको टाइप करना स्टार्ट करो। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, पहली बार देखो इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है, बार-बार करोगे, बार-बार रीड करोगे तो इजी लगेगा। अच्छा वेरियस स्टेकहोल्डर्स क्या कह रहे हैं, वेरियस स्टेकहोल्डर्स कह रहे हैं वेरियस स्टेकहोल्डर्स आर इन्फ्लुएंसिंग कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेशंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बाय डिमांडिंग दैट द कॉर्पोरेशंस, क्या डिमांड कर रहे हैं, दैट द कॉर्पोरेशंस शुड वर्क विद, कैसे काम करना चाहिए, 5 पॉइंटर्स लिख दो। इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। तो मैंने क्या लिखा, इंटीग्रिटी को ऑनेस्टी लिख दिया, ट्रांसपेरेंसी को ट्रांसपेरेंसी लिख दिया, अकाउंटेबिलिटी को रिस्पांसिबिलिटी लिख दिया। अब इन स्टेक होल्डर्स में कौन-कौन आ रहा है वो लिख दिया। दीस स्टेक होल्डर्स इंक्लूड, इन स्टेक होल्डर्स में कौन-कौन आ रहा है, सारे नाम लिख दिए। क्या-क्या नाम थे सबके, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड कम्युनिटी। सीक्वेंस चेंज कर दिया, कस्टमर्स, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज एंड द कम्युनिटी। तो पहला पार्ट ये लिख दिया। अब दूसरा पार्ट मुझे कौन सा लिखना था, इन्वेस्टर्स वाला। इन्वेस्टर्स इवन लिख दिया, इवन का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टर्स भी क्या कर रहे हैं, अब इन्वेस्टर्स वाला लिख दिया। दे आर डिप्लॉइंग, दे आर यूजिंग अ क्राइटेरिया नोन एज ईएसजी। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी, मैंने क्या लिखा, इवन इन्वेस्टर्स आर यूजिंग अ क्राइटेरिया नोन एज ईएसजी। ईएसजी की फुल फॉर्म लिख दी। ईएसजी की फुल फॉर्म क्या थी, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। फिर एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, फिर आगे लिख दिया पोरिंग इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं इन, किस चीज में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं, देखो एथिकली अलाइंड फंड्स, इनटू एथिकली अलाइंड फंड्स। और फिर यहां से लिख दिया 10 इन्फ्लुएंसिंग कॉर्पोरेशंस, 10 और फिर पूरी लाइन लिख दी 10 इन्फ्लुएंसिंग कॉर्पोरेशंस टू अडॉप्ट मोर एथिकल प्रैक्टिस। और अतः क्या कर रहे हैं वो, कॉर्पोरेशंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो और भी ज्यादा अच्छी-अच्छी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें। समझ आया क्वेश्चन को कैसे किया, एवरीवन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एम्प्लॉइज चाहते हैं इंटीग्रिटी हो, कस्टमर चाहते हैं बिजनेस अलाइन करें, सप्लायर्स पार्टनरशिप चाह रहे हैं, ये अकाउंटेबिलिटी चाह रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी कंपनी की जांच कर रहे हैं, ईएसजी क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, पैसा वही दे रहे हैं, एथिकल गवर्नेंस अच्छा है, तो ये हाईलाइट करना है कि एथिकल करना जरूरी है चीजों को करना। तो बेसिकली आपके मार्क्स कट कहां होते हैं, सब कुछ समझना है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि मार्क्स कहां कट हो गए तो आपके आंसर सही निकलेंगे, क्योंकि इसको एआई चेक करेगा, कोई इंसान तो चेक नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपके मार्क्स कट होंगे अगर आप ग्रामेटिकल एरर्स करोगे या स्पेलिंग एरर्स करोगे तो जब भी आप कोई आंसर लिखो उसके बाद उसमें एरर डिटेक्शन लगा देना कि कहीं मैंने कोई स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं करी, कहीं मैंने कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं करी। दूसरे मार्क्स आपके कट होंगे जब आपसे पूछा गया उसका आंसर नहीं दे रहे, किसी और आंसर दे दो। आपका कॉन्टेक्स्ट सेम होना चाहिए, जिस टॉपिक की बात हो रही है उस टॉपिक का आंसर दे दो। तीसरे आपके मार्क्स कट होंगे अगर आपने वर्ड लिमिट से बहुत कम लिखा है, बहुत छोटा आंसर लिखा है, वर्ड लिमिट के अराउंड आपको आंसर लिखना है। चौथे आपके मार्क्स कट कहां होंगे, जब आप बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर दोगे। तो आपको इन चार चीजों को ध्यान रखना है जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आंसर दोगे। कोई एरर या कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं करी, आप उसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो जो पूछा गया है, वर्ड लिमिट का फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और चौथा कि आपने कहीं को सेम टू सेम कॉपी करके तो नहीं लिख दिया। इसके अलावा आपने अगर आंसर लिखा है सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इजी लैंग्वेज में लिखा है, छोटे सेंटेंस लिखे हैं, उससे कोई मार्क्स नहीं। आखिरी सवाल, क्या-क्या मैकेनिज्म्स हैं, क्या-क्या प्रेशर्स हैं जो कॉर्पोरेशंस को एनकरेज कर रहे हैं कि आप एथिकल रहो? कौन-कौन से मैकेनिज्म्स हैं और कौन-कौन से प्रेशर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को बोल रहे हैं कि भाई आप एथिकल रहो? एक पार्ट हो गया, वो आंसर है। क्या प्रेशर्स है, क्या-क्या मैकेनिज्म्स, सबसे पहले तो मैकेनिज्म्स का आंसर देते हैं। क्या-क्या मैकेनिज्म्स है, एक सेकंड, पेन, क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट बना दो, विजिल डूइंग का कल्चर होना चाहिए, एथिकल परफॉर्मेंस को लीडरशिप इवैल्यूएशन करो, ये तो मेथड्स है। दूसरा, बाहर से क्या चीजें होंगी जो अगर आप गलत काम करोगे तो आपको रोकेंगी, पेनल्टीज लगाई जाएंगी, तो आपको पेनल्टी लगा दी जाएगी अगर गलत काम करोगे तो, आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, आपको फंड नहीं मिलेगा अगर आप गलत काम करोगे तो ये सारी चीजें हैं, इनको भी अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। क्या कोड्स ऑफ कंडक्ट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे विजिल डूइंग हो, एथिकल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को लीडरशिप इवैल्यूएशन में लिया जाए। ये वाली लाइन कहां से ली हमने, ये वाला, ये क्या मेथड यूज हो रहा है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन एथिकल हो जाए, इसी लाइन को अलग तरीके से लिख दिया। अगली चीज, बाहर से भी प्रेशर्स लगते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज भी फाइन लगा देती हैं, फिर ईएसजी क्राइटेरिया वाली बात भी लिख दी कि फंड उन्हीं को मिलेगा जो लोग एथिकल होंगे, लगातार पब्लिक भी जांच करेगी, रेपुटेशन भी आपको अच्छी बनानी होगी, तो ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जिससे कंपनीज को प्रेशर पड़ता है कि वो एथिकल रहे। समझ आया कैसे करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एवरीवन, यस और नो माय चैंपियंस। तो बेसिकली हमको पैसेज को पढ़ना है, उस पैसेज को समझना है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन के आंसर। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कम से कम अपनी एग्जामिनेशन से पहले 20 से 25 आरसीज को पढ़ के जाओगे। एक बार पढ़ लोगे तो हैबिट बन जाएगी। यस, मैं न्यू बुक का कवर पेज, न्यू बुक का जो नाम है ना डिस्क्रिप्टिव मास्टरी है, तो कवर पेज पे आपके डिस्क्रिप्टिव मास्टरी लिखा हुआ, वो न्यू बुक है जिसमें आरसी का टॉपिक ऐड कर दिया। तो एसेज तो है सारे इंपॉर्टेंट और आपके आरसीज लगभग 100 एसेज होंगे और मेरे ख्याल से 25 से 30 आरसीज होंगे, हर आरसी के 5 क्वेश्चंस। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मेरे को बहुत ज्यादा टाइपिंग स्पीड नहीं है, आप इसको अगर 10-15 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी। ठीक है, चलो तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोग को आरसी की स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी कि हमें आरसीज कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे लिखने हैं उनके आंसर्स। अब आप लोग खूब सारी रीडिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे जिससे कि इस टॉपिक में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा।